ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को जो है खंगालते हैं, छानते हैं और उसके बाद से ऐसे शेयरों पे बातचीत करते हैं जहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है या फिर खबरों में वो शेयर है, और इस गतिविधि को, इस पूरे काम को अंजाम देते हैं हमारे सहयोगी हर्ष। सुबह से ही तमाम रिपोर्ट्सों को खंगालने में लगे हुए रहते हैं। हर्ष, बताइए आज वो कौन से शेयर हैं, कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो इस 4 रिपोर्ट लेकर आए हैं, आपके सामने 4 स्टॉक हैं। सबसे पहले हम जो सरकारी डिफेंस कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं। एंटिक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 4887 का टारगेट दिया है। इससे पहले का जो टारगेट था वो 5902 रुपये का था, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर नीचे है टारगेट, लेकिन यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है। अब क्यों दी है ये जान लेते हैं। तो देखिए, इनका सबसे पहले ये कहना है कि जो नंबर्स आए हैं वो हर मोर्चे पर बेहतर दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, इंडियन आर्मी को कंपनी जो है बेसिकली HAL जो है वो तेजस MK-A1 जो विमान है वो डिलीवर करने वाली है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। किस लिहाज से? क्योंकि देखिए, जनरल इंजीनियरिंग जो कंपनी है न्यूयॉर्क स्थित, वो सप्लाई करेगी इंजन, और उन्होंने वादा किया था फरवरी मार्च तक वो इंजन सप्लाई करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो इंडियन आर्मी को ये तेजस सप्लाई करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, FY26 में 8, FY27 में 10 ये एयरक्राफ्ट सप्लाई करते हुए दिख सकते हैं यहाँ पर HAL की तरफ से। इसके अलावा ये भी कहा गया है ब्रोकरेज की तरफ से कि FY24 और वित्त वर्ष 2024 से 27 एस्टीमेट की बात हो रही है। यहाँ पे अर्निंग्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है वो करीब करीब 11% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जो मजबूत आउटलुक जो है वो मजबूत है, यहाँ पर ब्रोकरेज का कहना है। और इसके साथ ही एक चीज़ इन्होंने ज़रूर कही है कि जो सप्लाई चेन की जो दिक्कतें चल रही थी उस पर हम लोगों ने लगातार नज़र बनाई हुई है। आगे के लिए किस तरीके की स्थिति रहेगी उस पर हम लोग नज़र रखेंगे। तो ये HAL की बात हो गई। ये HAL की बात रही। HAL पर जरा सर का व्यू ले लेते हैं प्रशांत जी का। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं HAL को? बहुत लोगों की पोजीशन है और हायर वैल्यूएशन, डिफेंस, मतलब इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर क्रेज़ था कि इसको लेकर के बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जो है अलग से जो है इसके लिए फंड जो है बनाया, और बाद में उसमें जो है लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेना तक बंद कर दिया। इस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला। अभी क्या करें, क्योंकि अब ये थीम ऐसा लग रहा है थक गई है, लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं। आपकी राय क्या होगी HAL को लेकर के? आपने सही बताया कि लोग थक चुके हैं, बिकॉज लोगों को जो लास्ट 2 साल में डिफेंस और रेलवे में जो रैली आई थी वही रैली जीतने के मतलब हैबिट हो चुका है। अभी वो वैसे एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर सेम सेक्टर आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से वैल्यूएशन बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है ये लेवल पे भी, बट ऑब्वियसली दिस इज द ओनली कंपनी इन इंडिया राइट नाउ जो हेलीकॉप्टर्स और वो जो एरो स्पेस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हो या ग्लोबल के लिए वो सपोर्ट करता है, तो वो वैल्यूएशन मुझे लगता है कि जस्टिफाइड भी है। पोर्टफोलियो में अगर है, हायर प्राइस में है, तो डाउन साइड में एक्यूमुलेट कीजिए, बट थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म मतलब 1-2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में ज्यादा मोमेंटम आएगा नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ से 4000 भी हो गया तो बड़ी बात है। बेस्ट केस सिनेरियो में 4000 के आसपास वो ट्रेड कर पाएगा। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है, अगर 5500 का अगर टारगेट आपको जानना है, मुझे लगता है कि 2 साल के व्यू के हिसाब से ही बीटिए। मुझे लगता है कि 2 साल का व्यू लेके अगर इन्वेस्ट करोगे, अगर 6 महीने में आ गया तो अच्छी बात है, बट अगर व्यू ही 2 साल का है तो अगर डाउन साइड में आप पेशेंस लेके खड़े हो सकते हो। ठीक सर, ये राय फिलहाल के लिए HAL को निकल के आती हुई। दूसरी कंपनी कौन सी है हर्ष आज की? जी, दूसरी कंपनी है अशोक लेलैंड की। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अशोक लेलैंड के ऊपर जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट है वो है मॉर्गन स्टैनली की आई है। ओवरवेट की इन्होंने कॉल दी है और टारगेट 284 रुपये का दिया है। अब इनका ये कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें 2% की डिप देखने को मिली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एबिटा मार्जिन यानी कि कामकाजी जो मुनाफा है उसमें 80 बेसिस पॉइंट का सुधार होता हुआ दिखा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आने वाले क्वार्टर में वॉल्यूम में सुधार देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है उसमें भी स्थिति बेहतर होती दिख सकती है। इसके अलावा नॉन ऑटो बिजनेस जो है वहाँ से भी सपोर्ट मिलता हुआ इस स्टॉक में अशोक लेलैंड में दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है अशोक लेलैंड के ऊपर राय निकल के आ रही है। अशोक लेलैंड पे सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। 284 तक के टारगेट यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने दिए हैं, लेकिन आपकी मोहर लगनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या करें सर, ऑटो को लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, अलग अलग तरह की आ रही है। अभी क्या व्यू है आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में? देखो, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मुझे थोड़ा सा कंसर्न अभी भी है। जिस तरीके से हर्ष ने बताया कि ये वॉल्यूम ग्रोथ डीग्रोथ हुआ है लास्ट फ्यू मंथ्स में, मैं लास्ट 2 क्वार्टर से देख रहा हूँ कि ये डीग्रोथ जारी है। जिस तरीके से प्राइवेट कैपेक्स बहुत कम हुआ है, गवर्नमेंट का भी H1 में बहुत एक्सपेंडिचर बहुत कम था, तो मुझे लगता है कि CV साइकिल थोड़ा सा म्यूट और सबड्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म में भी। मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर भी ऐसे ही रहेगा। आई एम थोड़ा नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अगेन। मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड इज द कॉस्टलीस्ट और एक्सपेंसिव स्टॉक इन द ऑटो सेक्टर, अगर जो ज्यादा फोकस CV पे कर रहा है।
तो मुझे लगता है वहां सीवी पे अगर करना ही है तो मुझे लगता है कि एमएनएम पे जाना चाहिए। एमएनएम कैन बी ए बेटर प्ले। अशोक लेलैंड में तो मुझे लगता है कंसर्न अभी भी है। ओवरवेट मैं भी दूंगा, इस पे कंसर्न है। टारगेट में भी एनीवेयर बिटवीन 200, मुझे लगता है कि 200 के नीचे आना चाहिए, देन ओनली थोड़ा अट्रैक्टिव बनता है। ठीक है, 200 के नीचे आए तब थोड़ा आकर्षक जो है ये बन सकता है। अभी 218 के आसपास चल रहा है। चलिए हर्ष, आज की तीसरी कंपनी पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की कॉल दी है और टारगेट जो है वो 660 रुपये का दिया है, यानी मौजूदा भाव से आप देखिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर है 660 का अगर देखा जाए तो। अब इन्होंने तर्क क्या दिए, देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और फॉरेक्स गेन के चलते यहाँ पर जो एस्टिमेट थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो बीट कर दिए। तो यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो एस्टिमेट बीट हुए हैं वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन और फॉरेक्स गेन के चलते हुए हैं। इसके अलावा इनका ये कहना है कि जो FY25 में जो ग्रोथ है वो करीब 14% की ग्रोथ उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उसको अभी स्थिति में कंपनी नहीं दिख रही कि 14% की ग्रोथ हासिल कर सके, यानी कि निराशा देखने को मिल रही है इस मोर्चे पे। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट में भी एक कंसर्न बना हुआ है, हालांकि लोअर क्रेडिट रिस्क में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा राइट ऑफ के चलते यहाँ पर जो रिटर्न ऑन ROE है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगनेस देखने को मिली है। और जो अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अभी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनका मानना है कि अभी जो स्टॉक जिस भाव पर है वो ठीक ठाक है, बहुत महंगा नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो पीएफसी सर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रेडा पे बात कर रहे थे और अब जो है हम जिस समय बात कर रहे हैं बिल्कुल गर्मियाँ एक तरीके से नॉर्थ रीजन में दस्तक दे चुकी हैं। हमेशा हम देखते हैं कि पावर कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। पीएफसी जैसी कंपनियों की बड़ी भूमिका रहती है, फाइनेंस करती हैं तमाम प्रोजेक्ट्स को। आप क्या भविष्य देख रहे हैं इसका? सर वेरी पॉजिटिव। मैं एग्री करता हूँ मैक्वेरी के रिपोर्ट पे। जिस तरीके से वैल्यूएशन अभी है ऑलमोस्ट 5 to 6 पी के आसपास चल रहा है, लेस देन 1 का प्राइस टू बुक वैल्यूएशन चल रहा है। ये जो वैल्यूएशन है वो कम स्टॉक में जो गवर्नमेंट फोकस है वहां पे रहेगा। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है पावर एज ए सेक्टर, मुझे लगता है कि आगे जाके 2-3 साल में बहुत अग्रेसिवली नो एक्सपेंडिचर होगा, कैपेक्स होगा। तो ऑब्वियसली पीएफसी जैसे कंपनी जहाँ पे वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी है जो पावर सेक्टर को ही फाइनेंस करती है, तो आई थिंक रिस्क इज वेरी लिमिटेड टू दिस बिजनेस मॉडल। तो उस हिसाब से अगर ये 5 पी और लेस देन 1 प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मिलता है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली इसको ग्रैब डाउन करना चाहिए। टारगेट में नॉट बी एज एग्रेसिव एज मैक्वेरी ने दिया हुआ है। मेरा टारगेट हमेशा मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर ये 450 और 500 के अगर रेंज में आता है तो मुझे लगता है कि वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक बहुत स्लो परफॉर्म करता है। जिस तरीके से अगर आप देखोगे CAGR रिटर्न ऑफ लास्ट 10 ईयर्स इन दिस स्टॉक बहुत मतलब ऑलमोस्ट कमी दिया हुआ है। 10 साल में भी ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 13% रिटर्न दिया है। जिस तरीके से हमने एनटीपीसी बात किया था वो ऑलमोस्ट 10 साल में सिर्फ 10% रिटर्न दिया है। सो स्लो मूवर है बट शॉर्ट टर्म में अच्छे मोमेंटम आते हैं। जिस तरीके से मैंने टारगेट बताया आपको 450 और 500, अगर वो स्टॉक मुझे शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर में मिलता है तो इट शुड बी अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स। ठीक, तो ये राय फिलहाल के लिए पीएफसी पे लेकर के आती हुई। आज के लिए ब्रोकर बोले पे आखिरी कंपनी कौन सी होगी? कोटक महिंद्रा बैंक है, उस पर रिपोर्ट हम लोग एक बार बता देते हैं व्यूअर्स को। तो देखिए यहाँ पे CLSC की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस का इन्होंने कॉल दिया है, 2125 का टारगेट दिया है। अब इनका ये कहना है कि RBI की तरफ से जो बैन को अपलिफ्ट किया गया है उसका फायदा होता दिखेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि Q3 में जिस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उससे अर्निंग पर शेयर पे 2 से 3% का इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन अब क्या है, अनसिक्योर्ड लोन में ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर इस लिफ्ट के हटाने के बाद देखा जाए, इस बैन को हटाने के बाद। इसके अलावा यहाँ पर जो डिपॉजिट ग्रोथ है वहाँ पर भी जो बैंक है उस पर काफ़ी फोकस है, उसमें चीज़ें और बेहतर होती दिख सकती हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर कंपनी जो है वो एग्रेसिवली मार्केटिंग कैंपेन पर शुरू कर रही है और उसमें आगे से और काम कर रही है ताकि इसको और तेज़ी से इसमें ग्रोथ देखने को मिले। इसके अलावा जो सॉफ्ट लॉन्च हुआ है इनका मोबाइल बैंकिंग ऐप एम्बार्क का, उससे भी स्थिति और बेहतर होती हुई सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर बैंक के शेयर को दिख सकता है। ठीक, तो कोटक महिंद्रा बैंक पे सर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपकी टिप्पणी इसलिए चाहेंगे क्योंकि इस हिस्से को हम अलग से भी यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो जो लोग उस हिस्से को मतलब ना देखें तो हमको लगता है कि उनको भी राय मिल जानी चाहिए। तो एक बार फिर से अगर अपनी राय आप रिपीट कर दें सर। दो चीजें, एक तो फंडामेंटली आई थिंक जिस तरीके से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी ने अंडर परफॉर्म किया है, कोटक इज डूइंग ग्रेट। आप देखोगे लास्ट 2-3 महीने से जो मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है, आई थिंक कोटक हैज एक्चुअली आउट परफॉर्म द ओवरऑल मार्केट। सो आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है कि टेक्निकल बेस अगर देखते हैं तो 2020 और 2050 एक रेंज है, स्टॉक ये जाके अपन नीचे आ सकता है। 2000 के बाद इमीडिएटली मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत सेलिंग प्रेशर आ जाता है, बट मुझे लगता है कि अगर
कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, एचडीएफसी से थोड़ा बाहर आना है, तो मुझे लगता है कि कोटक वुड बी द बेस्ट इन क्लास राइट नाउ। जिस तरीके से दो भी जो लॉन्चेस हुए हैं, गवर्नमेंट का अप्रूवल, आरबीआई का जो अप्रूवल मिला हुआ है, आई थिंक दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ ईपीएस ग्रोथ, लॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, और ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अग्रेसिवली कोटक एक्सपेंशन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कंसिडरिंग दोज थिंग्स, वेरी पॉजिटिव, बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक, चलिए, तो ये राय रही यहाँ पर इन चारों शेयरों के ऊपर। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज का इस तमाम रिपोर्ट्स को हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने लेकर के आने के लिए। तो फिलहाल ब्रोकर्स बोले में इतना ही।